हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इसमें दो प्रमुख अंतर है। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग से है। राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, तो वहीं राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाया गया। प्रारंभ में अंग्रेजी को भी 15 वर्षों के लिए राजभाषा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। आज़ादी के दिन गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों और मुक्त उद्यम के पक्षधर थे। राजगोपालाचारी 1957 में जिस रास्ते पर चल रहे थे उससे मोह भंग होने के बाद कांग्रेस से अलग हो गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में चुना गया था। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय संस्थाओं के चुनाव का संचालन करता है। राज्य चुनाव आयोग राज्य में स्थानीय संस्थाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 क्लोज 1 संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग से। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 चुनावों से संबंधित है। अनुच्छेद 324 क्लोज 1 निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अगला प्रश्न है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का उल्लेख है। इसमें मूलतः 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची के तहत उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां केंद्र के पास हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विरोधियों में से एक थी। पार्टी 1957 में राज्य चुनाव में कांग्रेस को हराने में सफल रही। इस प्रकार इसने केरल में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बनाई। अगला प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया है। यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पी.सी. महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। ये कथन गलत है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्न कथन सत्य है। यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है। यह गठबंधन सरकारों का युग है। यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953 से लेकर 55 में काका कालेकर आयोग का व 1978 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के संशोधन में राष्ट्रपति, संसद व न्यायपालिका शामिल होता है। अगला प्रश्न है, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा दान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स और जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे 52 विषय शामिल हैं और संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में संघ के कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक स्थिति, जातीयता आदि के बावजूद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देती है। हमारा संविधान 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 280 संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग से। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क्लोज क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क क्लोज ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त हुआ हो। यह व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम और भारत में है। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन प्रणाली, इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दूबरगंटा गांव में हुई। यह एक शराब विरोधी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा किया गया था। 1990 के शुरुआती समय में महिलाओं के लिए प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। अगला प्रश्न है, ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धन विधेयक। कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनिमयन करता हो, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनिमय से संबंधित हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या ऐसी निधि में धन जमा करने या उसमें से धन निकालने संबंधित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कट्टरपंथी का। कट्टरपंथी विचारधारा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लोकतंत्र के अंत विरोधी को इंगित करने के लिए द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा। अगला प्रश्न है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप भानु मेहता। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक प्रताप भानु मेहता हैं। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर अशिक्षित और संपत्तिहीन भारत में लोकतंत्र लाना कितना साहसिक प्रयोग था। उनका तर्क है कि राजनीति के क्षेत्र ने वास्तव में लोगों के लिए समाज में भाग लेने के अवसर पैदा किए हैं। विभिन्न तथ्यों को देखते हुए उन्होंने यह भी पाया कि एक और लगातार सामाजिक असमानता और दूसरी ओर राज्य के उचित कार्य और संगठन के गलत दृष्टिकोण ने लोकतंत्र के काम काज और उसके प्रभावों को असंख्य तरीकों से संशोधित और बाधित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा ने। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1946 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया और संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत ने। भारत ने 1950 में जब संविधान लागू किया गया तभी से वयस्क मताधिकार व्यवहार में अपनाया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि हर वयस्क महिला अथवा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रणाली के अधीन एक निर्धारित आयु के पश्चात व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत में मत डालने की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का होना माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका में बहुमतवादी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का होना माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायत। भारत में सरकार का 3 स्तर पाया जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। पंचायत सरकार का निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चुनाव। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर माध्यम चुनाव है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आजकल सत्ता के लिए संघर्ष आम बात हो गई है। राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और उसका उपयोग करना रह गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को। भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। भारत के लोकतंत्र के कठिन जन्म और बचपन के दौरान नेहरू द्वारा किया गया उनका सावधानीपूर्वक पालन पोषण सामने आता है। विद्वानों का मानना है कि निम्न आय स्तर पर लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक दीर्घायु अद्वितीय है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापात्र करना चाहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट ए डहल ने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन करने के लिए बहुतंत्र शब्द दिया, जिसके अधीन सत्ता कई लोगों में वितरित होती है। डहल ने अपनी पुस्तक बहुतंत्र भागीदारी और विरोध पॉलिआर्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन में बहुतंत्र को एक राजनीतिक शासन के रूप में परिभाषित किया है, जो अत्यधिक समावेशी और सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापक रूप से खुला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।